स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोले बिहार में। और जो तमाम सवाल हमने बिहार की जनता से पूछे सीएनईबी और न्यूज पोल ने, और उसके बाद जो पोस्ट पोल सर्वे निकल कर आया है, उसमें जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि किसके खाते में कितनी सीटें जाने वाली हैं। नई विधानसभा की तस्वीर जो निकल कर आ रही है उसके मुताबिक किस गठबंधन को और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, ये हम एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को। जो जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है उसको कुल मिलाकर 125 से 130 सीटें मिलने जा रही हैं। जो आंकड़े हैं उसमें जेडीयू को 75 से 80 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 45 से 50 सीटें कहीं जा रही हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 20 से 25 सीटें उनको दी जा रही हैं, जबकि एलजेपी और आरजेडी का जो गठबंधन है उनको कुल मिलाकर अगर देखें तो 80 के लगभग सीट हैं, लेकिन आरजेडी अकेले 60 से 65 सीटें, और जबकि एलजेपी को महज 10 से 15 सीटों पर ही यहां पर सिमटाया जा रहा है। लेफ्ट पार्टीज की अगर बात करें तो लगभग 5 से 10 सीटें उनको हैं, और अदर्स के खाते में यहां पर 10 से 15 सीटें, कुल मिलाकर 13 के लगभग का आंकड़ा कहा जा रहा है कि उनको मिल सकता है। शिवराज जी, अगर इन सीटों की हम बात करें तो अगर पिछला जो सीट है वो हम देखें तो उस तरह से तो यहां पर नुकसान होता दिख रहा है कुछ सीटों का। हालांकि ये सर्वे बता रहे हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी, लेकिन पिछली बार की तुलना में कुछ सीटें कम हो रही। नहीं, वो तो आपने दिखाया तो अभी अपने सर्वेक्षण में कि मिनिमम क्या संकेत है ये? मिनिमम टू मैक्सिमम आपने दिखाया जी। तो वो मिनिमम टू मैक्सिमम ने आपने दिखाया कि अगर बहुत बुरी हालत भी हो हमारी तो हम सरकार बना रहे हैं। हालांकि आप मिनिमम को क्यों मान रहे हैं, उस मिनिमम और मैक्सिमम का आप एवरेज निकालिए तो जितनी सीटें हमारी थी उससे बेहतर ही होंगी। जी मनोरंजन, आप उसका मीन निकालिए। क्या लगता? और एक नए मेहमान हमारे साथ भी जुड़े हैं, शकील-उज़-ज़मान अंसारी साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको भी शामिल करते हैं। शकील साहब, क्या उम्मीदें हैं इस बार कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी सरकार बनाने के लिए। जो जदयू और बीजेपी की सरकार थी और उससे पहले लालू यादव जी की सरकार थी, उस दोनों सरकारों में बिहार का भला नहीं हुआ, बिहार पीछे गया है। तो क्या इसलिए इस बार को लेकर सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे आप? जी, ये चुनाव विधानसभा का सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे आप? निश्चित रूप से। ये तो बिल्कुल आप ऐसी बातें कर रहे हैं शकील भाई कि आप ये देखिए कि राहुल जी जाके कह के आते हैं कि हम इस बार का टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार की बात कर रहे हैं। नहीं, किस तरीके से आप शकील साहब? 243 आप कल्पना पर मत जाइए। आप 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे थे। हम एक जिम्मेदार सियासी पार्टी है, हमारा जन आधार को बढ़ाना था, हमें सरकार बनाना एक लक्ष्य था। फैसले तो जनता करती है ना। जनता किसके कैंपेन और किसके सरकार बनाना बुनियाद पर क्या करेगी? सरकार बनाना एक लक्ष्य। एक चीज तो ये रियलाइज होनी चाहिए कि अब वोटिंग वहां पर आगे नहीं होगी, तो इस बातचीत का वोटिंग पर तो असर नहीं पड़ने वाला। जो होना था वो हो चुका। अब ये दावे करना कि हम 243 सीटों पर जीत जाएंगे, उसका कोई फायदा अब किसी भी पार्टी को नहीं होने वाला है। आप कह रहे हैं आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस नेताओं से हमारी लगातार बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले सागर रायका साहब हमारे साथ थे, उन्होंने भी ये दावा नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे। यानी निश्चित रूप से जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मैदान जंग में हारने के लिए थोड़ी लड़ रहे थे, हम जीत के लिए लड़ रहे थे। 122 सीटें आपको मिल जाती जी, 122 सीटें आपको मिल जाती। निश्चित रूप से जनता के हाथ में है। जनता जिसे चाहे 122 क्या 243 भी दे सकती है। बेशक, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। और ये 24 तारीख को अंतिम फैसला होगा कि जनता ने किसको कितनी सीटें दी हैं। आज जो हम कर रहे हैं अभी डिफरेंट जो सर्वे हैं सब अलग अलग आधारित हैं। उन सर्वों की बुनियाद पर हम बहस कर सकते हैं। एक वाकया सुनाऊंगा, एक आपको वाकया सुनाऊंगा। आरजेडी के लालू यादव के साथ ये वाकया हुआ था। उससे पहले अनुरंजन आपके पास आएंगे। ऐसा है ना कि अब कांग्रेस सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है, एनसीपी लड़ रही है, तो ये सारी जो पार्टियां हैं ये सब अगर ये दावे करें कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं तो ये सिर्फ मुगालते के अलावा और कुछ नहीं है। और ये बात शकील जी भी जानते हैं। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2005 से लेकर के और लोकसभा चुनाव 2009 तक की स्थिति जो बदली थी, जो वोट परसेंटेज उसका बढ़ा था, उसको कायम रखने में हमें लगता है कि इस बार कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ रही है। वो उनकी जो अपनी कैंडिडेट खड़े करने को के जो नियम कायदे कानून रहे होंगे उसको लेकर के उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। उसके अलावा जो दूसरी चीज है कि कांग्रेस
पहले के 2 दौर के मतदान के समय लग रहा था कि शायद कुछ फाइट देगी, और जो हमारी बातचीत जब बड़े नेताओं से होती रही है तो इन लोगों का टारगेट भी यही था अबुल कि हर जिले से एक सीट कम से कम निकल जाए, तो ये 39-40 सीटें हमको मिल जाएंगी और हम अच्छी पोजीशन में होंगे। लेकिन इस बीच जो ये बातें भी आई कि आरजेडी और एलजेपी के साथ क्या ये जुड़ जाएंगे, क्या उनको समर्थन देंगे, उनका समर्थन लेंगे, इससे भी कहीं ना कहीं शायद नुकसान हुआ होगा, क्योंकि एक अलग तरीके से इस बार कैंपेनिंग में उतरना चाह रहे थे, अकेले 243 सीटों पर लड़े भी। लेकिन हम सबसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे और जो एक और सवाल हमने पूछा बिहार की जनता से वो यहाँ पर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग पैटर्न में अंतर होता है। आइए जरा देखें कि बिहार के चुनाव में दोनों क्षेत्रों में कैसे वोटिंग हुई, और ये हमें बताएंगे शेखर। शुक्रिया मीनाक्षी। और शहरी और ग्रामीण इलाकों को अगर अलग अलग हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में 36% लोग एनडीए के साथ खड़े हुए, आरजेडी के साथ खड़े हुए 30% लोग और कांग्रेस के साथ 12% के आसपास लोग खड़े दिखाई देते हैं, जबकि शहरी इलाकों में 38% एनडीए के साथ, 32% आरजेडी के साथ और 10% के आसपास लोग कांग्रेस के साथ हैं, जबकि बीएसपी के साथ 2% के आसपास और अन्य के खाते में यह आंकड़ा 17% के आसपास जाता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस बार ग्रामीण इलाकों में महिलाओं ने खासी भागीदारी की। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जो भागीदारी है उसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। हमारी दुनिया में आप अपनों से कभी जुदा ना होंगे। दिल जो चाहे पास लाए। एयरटेल। खुशियाँ चाहे अपनी हो या दोस्तों की, हर पल यादगार होना चाहिए। जिंदगी की हर खुशी को संजोए रखता है आपका अपना घर, और घर की मजबूती मोदी प्लस सीमेंट। मोदी प्लस सीमेंट मजबूती का प्रतीक। सिर्फ मजबूत नींव ही नहीं, कुछ और भी। पेश है रूमाजेसिक टैबलेट, जो दे आपको बदन दर्द, सर दर्द और बुखार में तुरंत आराम। रूमाजेसिक टैबलेट एंड जेल, अब दर्द का अंत तुरंत। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बोले बिहार में। न्यूज पोल और सीएनबी के सर्वे के बाद की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसको बनाने के लिए तमाम सवाल थे जो वहां की जनता से पूछे गए। एक और सवाल जो उनसे पूछा गया वो ये पढ़ाई लिखाई को लेकर था, और पढ़ाई लिखाई के लिहाज से पार्टियों का मत प्रतिशत कैसा है सर्वे के हिसाब से, इसे जानते हैं शेखर से। शुक्रिया मीनाक्षी। और इस आधार पर कि कितने लोगों ने जो पढ़े लिखे हैं अलग अलग कैटेगरी में कहां किसको वोट दिया है, जो लोग अशिक्षित थे 25% अशिक्षित एनडीए के साथ खड़े हैं, 45% आरजेडी के साथ खड़े हैं, यानी जिन्हें कुछ नहीं आता वो आरजेडी के साथ खड़े हैं, जिनका अक्षर ज्ञान बिल्कुल नहीं है। 11% कांग्रेस के साथ, बीएसपी के साथ 3% और अन्य 16% के साथ। जबकि प्राइमरी तक अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो बिहार में दिलचस्पी उसकी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे 41% लोग एनडीए के साथ खड़े हैं, 27% आरजेडी के साथ और 11% कांग्रेस के साथ। मैट्रिक तक जो लोग पढ़े हुए हैं 37% एनडीए के साथ, 31% आरजेडी के साथ, 13% कांग्रेस के साथ, 2% बीएसपी के साथ भी हैं। कॉलेज जाने वाले यानी जिनको अब अपना भविष्य बनाना है, ऐसे 45% लोग इस समय एनडीए के साथ खड़े दिखाई देते हैं। 21% आरजेडी, 9% कांग्रेस के साथ लोग खड़े दिखाई देते हैं। ये पढ़े लिखों की बात है। मनोज जी, ये इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? इस आंकड़े में अबुल ये दो बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। पहला आपका है अशिक्षित शिक्षित, जो ये जिसमें ये कहा गया है कि जिन्हें कुछ नहीं आता है जी। एक तो मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ कुछ ना आने का
को जोड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, कुछ ना आने का सवाल नहीं है। हाँ, वो एक जीवन कौशल शैली वो एक गलत चीज है। हम सिर्फ अशिक्षित अक्षर ज्ञान की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, हाँ, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक पूरा जो हमारा वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, मैं बार बार अभी शकील साहब से भी इनफॉर्मली बात हो रही थी, हमारी जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो अकलियत के हों, पिछड़े हों, उनमें शिक्षा का स्तर नीचे है, उनकी तरक्की नहीं हुई है। तो अगर वो हमें ज्यादा तादाद में वोट कर रहे हैं तो वो एविडेंट है। दूसरी बात जो कॉलेज की हो रही है, आपको ये भी देखना होगा कि कॉलेज तक कौन पहुंच पा रहा है आज भी बिहार में, और अगर उसका वो प्रेफरेंस है तो हमको लगता है कि कहीं भी आप लोगों का भी जो मौलिक वर्गीकरण है उसको खारिज नहीं करता बल्कि पुख्ता करता है। जी, झा जी जो बात कह रहे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव जी के जो पॉलिसी है उसकी झलक मुझे दिखाई दे रही है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि बिहार लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में देश का सबसे अशिक्षित प्रदेश हो गया था। देखिए कितनी दिलचस्पी से ये बता रहे हैं कि जो अशिक्षित लोग हैं, जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है, वो सब लोग इनके साथ हैं। शायद ये इनकी साजिश थी कि बिहार को सबसे ज्यादा अनपढ़ बनाए रखो। शिवराज जी, अगर लोगों को गुमराह करते रहो, वो आसान होगा। नहीं, तर्क के मर्म को समझिए। मैं बता रहा हूं कि आज भी बहुत मैं आपके मर्म को समझ गया, मैं लालू प्रसाद यादव जी की पॉलिसी को भी समझता हूं। लेकिन अगर आप तार्किक विश्लेषण नहीं कर सकते हो तो कम से कम शालीनता की सीमा के अंदर एक दूसरे को सुना जाए। मैंने कहा था कि हम जो बड़ी आबादी है वो अशिक्षित है, और आप कह रहे हैं अशिक्षित रखना और हमारी साजिश है। एज ए पॉलिसी आप लोगों ने अशिक्षित रखा समाज को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शालीनता की सीमा का उल्लंघन ना किया जाए सार्वजनिक बहसों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बार बार शुक्रिया, बहुत बहुत। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शिवराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। शकील साहब, आखिरी सवाल जाते जाते, आप कांग्रेस से आते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, और बहुत कम शब्दों में हम चाहेंगे बहुत जल्द आप जवाब दें इस बात का कि आखिर क्या कोई पार्टी वहां पर इस वक्त इस पोजीशन में, इस हालत में है कि वो सरकार वो दावे करे और जनता उन दावों को सच समझे? जो हालत बिहार की इन 60 सालों में हुई, पहले कांग्रेस की सरकारें थीं, उसके बाद लालू यादव आए, और उसके बाद अब नीतीश की सरकार है। आप जो बातें कह रहे हैं जी, ये जो 20 साल का ये वक्फा है, नहीं 20 साल से पहले क्यों, आप क्यों भूल रहे हैं? नहीं, 20 साल का इस वक्फा की बात कर रहा हूं। तेजी से राज्य सब बढ़े हैं। 90 में कांग्रेस ने जिस स्थान पर बिहार को छोड़ा था, आज नीतीश जी के 1000 दावे के बावजूद उससे बहुत नीचे है। किसी भी इंडेक्स में बिहार 15-16वां पोजीशन होता था 90 में, जो आज सब 25 और 24 के नीचे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार जी का जो तर्क है कि बिहार को आगे बढ़ाया, वो गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवराज जी करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो कहा कि 90 में कांग्रेस ने छोड़ा था, इनके मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के मंत्रालय में मौजूद थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 10 साल तक इन्होंने सपोर्ट किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, और नीतीश कुमार जी साथ बहुत थे, लालू जी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपने विचार प्रकट किए इस प्रोग्राम में, धन्यवाद आपका। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ठीक 9 बजे हम आपको बता दें, हम लेकर हाजिर होंगे मीडिया, सरकार और कारोबार की दूसरी कड़ी, एक छोटे से ब्रेक के बाद।